नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने के वाले हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। जैसे कि आप देखते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम भी हो गया है और 14 से 16 तारीख के बीच में इसका रिज़ल्ट भी आने वाला है। हालांकि फाइनल रिज़ल्ट तो लास्ट में आता है। तो यह हिंदी साहित्य जिनका वैकल्पिक विषय है वो लोग इसे देख सकते हैं और साथ में स्टेट पीसीएस वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं जो आपका हिंदी साहित्य है, वैकल्पिक विषय में प्रश्न पत्र 1 जो है उसको आज हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये खंड का है। खंड का में क्या है? खंड का में आप देख सकते हैं कि हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और इसमें क्या क्या देखेंगे। जो आपका पहला खंड है नागरी लिपि का इतिहास जो है, उसमें क्या देखेंगे कि जो आरंभिक हिंदी है इसकी प्रमुख विशेषता देखेंगे और आरंभिक हिंदी किसे कहते हैं, इसका समय क्या था, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। ताकि क्योंकि डायरेक्टली कई बार प्रश्न इस तरह से पूछा गया है कि प्रारंभिक हिंदी या आरंभिक हिंदी की विशेषताएँ बताइए, तो उसमें आप पॉइंट टू पॉइंट नोटेट कर सकते हैं। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो उसको शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बस अपना राय बताइएगा। चलिए एक देखते हैं। अंजाम का डर किसे है गालिब, मेरा आगाज़ ही मेरी जीत है। तो ये बात सत्य है कि यदि आप अंजाम को देखेंगे कि नहीं हो सकता, बहुत सारे लोग पीछे हट रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का प्री भी नहीं हो पा रहा है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि पहले मेरा प्रीलिम्स हो जाए इसके बाद मैं मेंस में देखूं, तो ये वैकल्पिक विषय है। यही एक विषय है जिसमें हमारा हाथ रहता है कि हम कुछ भी इसमें कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि आरंभिक हिंदी के प्रमुख विशेषताओं में से। तो सबसे पहले इसका देखते हैं किसी चीज़ का रूपरेखा होता है कि आरंभिक हिंदी का समय क्या था। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि आखिर कब से लेकर के इसका मतलब आरंभिक काल माना जाएगा, मतलब प्रारंभ कब हुआ। ठीक है, तो जो आपका आरंभिक हिंदी है इसका काल जो माना जाता है तो लगभग 13वीं से 14वीं शताब्दी में पहली बार हिंदी तथा उसकी बोलियां जो होती हैं स्वतंत्र रूप से प्रकट होने लगती हैं। ठीक है, तो ये प्रारंभ कब होती है? तो ये 13वीं से 14वीं शताब्दी में क्या होता है, पहली बार इसका मतलब सामने आना प्रारंभ हो जाता है। अब देखते हैं कि आरंभिक हिंदी किसे कहते हैं। मतलब यदि मोटा समझा जाए, है ना, कि इसे मतलब कब कहेंगे, कि कब से कब तक आई, क्या है, इसके विषय में थोड़ा जानकारी देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं कि अपभ्रंश, जो अपभ्रंश है और अवहट्ट है, इसके बाद खड़ी बोली के साथ हिंदी के मानक स्वरूप से पहले की अवस्था आरंभिक हिंदी कहलाती है। मतलब कि अपभ्रंश तथा अवहट्ट के बाद, हालांकि कई मामलों में अपभ्रंश और अवहट्ट की भी बात आगे क्लास में हम चर्चा करेंगे कि अपभ्रंश क्या है, अवहट्ट क्या है, ठीक है, खड़ी बोली क्या है, सारी चीज़ें हम देखेंगे क्रम से। लेकिन आज मकसद सिर्फ आरंभिक हिंदी है, इसलिए यही तक देखेंगे। ठीक है, तो जो अपभ्रंश तथा अवहट्ट है, तो अपभ्रंश और अवहट्ट का जो काल है वो कब रहता है? 13वीं से 14वीं शताब्दी से पहले रहता है। ठीक है, तो उससे पहले जो रहता है, उससे पहले मतलब कि अपभ्रंश और अवहट्ट के बाद और खड़ी बोली के साथ, मतलब जब से खड़ी बोली का प्रारंभ होता है और अपभ्रंश और अवहट्ट का समापन होता है, तो वहीं से क्या होता है कि हिंदी के मानक स्वरूप की पहली अवस्था आरंभिक हिंदी कहलाती है। और वही जो प्रारंभ होता है उसी को क्या कहेंगे हम लोग? आरंभिक हिंदी कहेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं मानक स्वरूप से पहले की अवस्था आरंभिक हिंदी कहलाती है। अब इसकी प्रमुख विशेषता में देखते हैं कि आखिरकार इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले प्रारंभ में आप भी जानते हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति छोटा था, छोटे में बहुत सारी गलतियां भी होती थी, जैसे श वर्ण को लेकर के ये आमतौर पर गलतियां होती है। तो मान लीजिए कि प्रमुख विशेषताएं जो हैं तो हम अपने एक निजी जीवन से लेते हैं जिसका जीवन सामान्य गुजरा हो। ठीक है, तो कई बार ये वाला सा जो आपका होता है, ठीक है, सरौता वाला, सलजम वाला और खटकोण वाला सा, ठीक है, ये 3 प्रकार के सा थे। तो ये आरंभिक काल था। आरंभिक काल में आप भी जानते हैं जब बच्चा मतलब कि 3-4 क्लास में रहता है, 6-7 तक भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो
कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सा का कौन सा शब्द किस में आएगा। तो वही मान लीजिए कि जब प्रारंभ में ये हिंदी खड़ी बोली के साथ प्रारंभ होता है, अबहट्ट और अपभ्रंश के बाद खड़ी बोली के साथ जब इसका आविर्भाव होता है या प्रारंभ होता है, उस समय हर जगह पर सा का प्रयोग किया जाता था, हर जगह पर सा बोला जाता था, ये वाला सा का महत्व ज़्यादा दिया जाता था। ये थे, ऐसा नहीं कि ये नहीं थे, लेकिन ये था कि इसको मतलब समझने में थोड़ा त्रुटि होती थी, जो एक नॉर्मली है। पहली विशेषता ये हो गई। दूसरा यह है कि ऋणा व्यंजन, अणाज व्यंजन जो है उसका अधिक इस्तेमाल किया गया है। दूसरी विशेषता हम क्या बताएंगे, ऋणा व्यंजन का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। ठीक है, पहला विशेषता बताएंगे कि सा सरौता वाला सा, सलजम वाला सा और खटकोण वाला सा के स्थान पर में सिर्फ सा सरौता वाला सा का इस्तेमाल किया जाता था। दूसरा हम बताएंगे कि ऋणा व्यंजन का उपयोग ज़्यादा किया जाता था। ठीक है, अब देखते हैं। फिर इसके बाद तीसरी विशेषता में हम बताएंगे कि अपभ्रंश में ड़ा और ढा व्यंजन नहीं थे। जो अपभ्रंश भाषा थी, अपभ्रंश और अभट्ट भाषा थी, उसमें ड़ा और ढा व्यंजन नहीं थे। इस बात को आप ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए कि सड़क वाला हो गया, ठीक है, पढ़ वाला हो गया, जोड़ा बाद में आता है। ये वाले व्यंजन जो थे पहले आरंभिक हिंदी में इनका विकास किस में होता है, आरंभिक हिंदी में होता है। अपभ्रंश में ये चीज़ नहीं थी। तो इसकी विशेषता पूछना, विशेषता मतलब उसमें खामी, मतलब क्या क्या खूबी आई, ठीक है, ये चीज़ देख रहे हैं। तो इसमें से एक ये खूबी ये भी बता सकते हैं कि इसमें ये चीज़ हुआ। आगे देखेंगे कि जो अपभ्रंश था उस समय जो था तो नपुंसक लिंग चलते थे। जैसे 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, जो आप संस्कृत में पढ़ते हैं। लेकिन हिंदी में जो आरंभिक हिंदी है उसमें 2 ही लिंग रह गए। इसकी एक ये विशेषता हो गई। ठीक है, अगले चलते हैं। अगला विशेषता इसका ये होगा कि अपभ्रंश काफ़ी हद तक योगात्मक भाषा थी। जो अपभ्रंश की भाषा थी वो क्या थी, योगात्मक भाषा थी, योगात्मक। जबकि आरंभिक हिंदी क्या थी कि नियोगात्मक भाषा बनकर रह गई थी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। फिर इसके बाद अगली विशेषता बताएंगे, न, मह, ला से पहले संयुक्त व्यंजन थे। जैसे ये शब्द है, आधा न हा में लगा हुआ है, आधा मा हा में लगा है, आधा ला हा में लगा है। ये पहले संयुक्त व्यंजन थे। ठीक है, वह पहले संयुक्त व्यंजन में थे। अब वो क्या हो गए कि अब पुरानी हिंदी में ना, मा, ला के महाप्राण रूप हो गए हैं। ठीक है, तो पहले आधा ना हा में रहता था, तो अब उसे हटा करके सिर्फ ना कर दिया गया। पहले माँ रहता था, माँ हा में रहता था, उसको सिर्फ माँ कर दिया गया। आप देख सकते हैं पहले ला था तो अब सिर्फ ला बन गया है, लह था तो। ठीक है, इसकी एक ये विशेषता हो गई। अब चलते हैं, कुछ स्वरों का क्या हो गया, हास्वीकरण। हास्वीकरण मतलब छोटा कर दिया गया उसको। ठीक है, जैसे दीवारी हो गई, मनुष्य हो गया, आदि कुछ स्वर हो गए। ठीक है, और फिर कुछ शब्दों का दीर्घीकरण भी हो गया। जैसे दीवारी को क्या बोल दिया गया, दीपावली बोल दिया गया। मनुष्य को क्या बोल दिया गया, मनुख बोल दिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दे दी गई। अगली विशेषता है, संज्ञा के अनुसार विशेषण के लिंग, वचन इत्यादि परिवर्तित होने लगे। तो जो संज्ञा था, आप जानते हैं संज्ञा की परिभाषा, ठीक है, तो उसके अनुसार विशेषण जो उसकी विशेषता बताता है, उसके लिंग कि कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या है। ठीक है, हिंदी में तो 2 ही लिंग हैं। वचन कौन से वचन हैं, एक वचन, बहुवचन, 2 वचन ही भी हो गए हैं। ठीक है, इत्यादि जो परिवर्तित होने के लगे। ठीक है, तो उदाहरण के लिए जैसे आप देख सकते हैं कि पीत वसन का पीरो वसन हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसका PDF यदि आप कहेंगे तो मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, इसका लिंक भी नीचे पिन कर दूंगा। और यदि ऐसी ही वीडियो आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, इसमें मैं क्या और अच्छा कर सकता हूं। इसकी यदि आप बोलेंगे तो मैं निष्कर्ष भी निकाल कर दे दिया करूंगा। और जैसे इसमें अपभ्रंश और अभट्ट का बीच में शब्द आया, यदि आप कहें तो एक एक शब्द जिसमें बीच में आए उसका उदाहरण सहित भी यदि आप कहेंगे तो मैं बनाकर दे दूँगा। ठीक है, तो जो भी आपको अच्छा लगे कमेंट करिएगा, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।